हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम NIBH के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जो लोग कि इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि थोड़ा टफ़ है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं आज NIBH का फर्स्ट चैप्टर है AAC 1 AAC एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में जो होते हैं 14 स्टैंडर्ड्स होते हैं और उन 14 स्टैंडर्ड्स में अलग अलग ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो इसका स्टैंडर्ड है वो है द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्ले द हेल्थ केयर सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स। मतलब जो भी हॉस्पिटल हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों, वो जो भी अपनी स्कोप ऑफ सर्विसेज या जो भी वो सर्विसेज सेवाएं प्रदान करते हैं या जो फैसिलिटीज़ उनके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं वो उनको डिफ़ाइन करना होती है। इसके लिए जितने भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो NIBH एक्रेडिटेशन चाहते हैं वो लोग अपने एक पॉलिसी बनाएं, उसमें डिफ़ाइन करें कि उनकी स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या क्या हैं और उसको डिस्प्ले भी करना चाहिए। अब डिस्प्ले हर हॉस्पिटल करता है, अपने बाहर एक बोर्ड लगाता है, वहाँ पे लिखा होता है गायनेक है, ऑर्थोपेडिक है, मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, ENT है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ NIBH चाहता है कि आप उन सर्विसेज को डिफ़ाइन करें। जैसे गायनेक है, गायनेक में हम क्या क्या करते हैं, सीजरियन सेक्शन है, नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं, या इसके अलावा और कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ऐसे अगर ऑर्थोपेडिक है तो ऑर्थोपेडिक में आप किस टाइप का ट्रॉमा लेते हैं वो डिफ़ाइन करें। जनरल ट्रॉमा लेते हैं या अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, तो वो डिफ़ाइन वो सर्विस। तो इसका जो पहला हमारा स्टैंडर्ड है वो यही दर्शाता है कि आपके पास एक बाहर एक बोर्ड हो, उस बोर्ड पे बाकायदा पूरी आपकी जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले हों और ड्वेल लैंग्वेज में होना चाहिए डिस्प्ले आपका। अब ड्वेल लैंग्वेज क्या, एक तो हो गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और एक आपके प्रांत में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है उस भाषा के अंदर। हिंदी भाषी प्रदेश हैं वो हिंदी में और इंग्लिश में कर सकते हैं, जो महाराष्ट्रियन एरिया है वो मराठी में और हिंदी में मराठी और इंग्लिश में कर सकते हैं। ऐसे ही पंजाब में पंजाबी भी बोली जाती है तो पंजाबी इंग्लिश और हिंदी में कर सकते हैं। साउथ के अंदर कोई भी साउथ की भाषा में वो कर सकते हैं, मलयाली है या इंग्लिश है, कोई भी ड्यूअल लैंग्वेज जो कि लोग आसानी से समझ सकें। दूसरा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो रिसेप्शन स्टाफ होता है वो इस सर्विसेज से वेल ओरिएंटेड हो। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है और आपकी ड्यूटी भी है कि जो भी आपका रिसेप्शन स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज़ करें और स्टाफ को ट्रेन करें और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखें कि उनको किसने ट्रेनिंग दी, क्या ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के जो मटेरियल है, ट्रेनिंग मटेरियल, वो डिफ़ाइन हो और उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए आपका रिसेप्शन स्टाफ। जो कहा जाता है कि रिसेप्शन जो होता है वो हमारा आईना होता है कि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आ रहा है हमारे पास में और वो हमारे सबसे पहले रिसेप्शन पे जाता है, वहाँ पूछता है कि सर OPD का टाइमिंग क्या है, कौन कौन से डॉक्टर्स आते हैं, कहाँ से डॉक्टर्स आते हैं, और उसको पता भी हो कि भाई हमारी ये फैसिलिटीज़ हमारे पास में, ये सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है और इस टाइम पर अवेलेबल है, ताकि वो प्रॉपर पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं उनका टाइम ज़्यादा हम ना लें और शॉर्ट टाइम में कम से कम टाइम लेते हुए हम उनकी केयर पर ध्यान दे सकें। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट इसका स्टैंडर्ड, जहाँ पर ये था कि जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले हों। तो डिस्प्ले आपका बोर्ड हो गया, डिफ़ाइन हो, उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी है और आपका स्टाफ भी ओरिएंटेड रहे, जो कि खासकर रिसेप्शन स्टाफ होता है जिसको इस चीज़ की जानकारी होना कंपलसरी है। अगला जो इसका स्टैंडर्ड है वो है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप पेशेंट को कैसे लेते हैं, OPD में, इमरजेंसी में
और आईपीडी में। इसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ओपीडी पेशेंट कैसे आपका रजिस्टर्ड होगा, आईपीडी पेशेंट कैसे रजिस्टर होगा और इमरजेंसी पेशेंट आपका कैसे रजिस्टर्ड होगा, और आपके हर डिपार्टमेंट के स्टाफ को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। इसका भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बनेगा और ये आपको एचआर डिपार्टमेंट में आपका रखना पड़ेगा। जब भी कोई नया आपका स्टाफ भी अगर अपॉइंट होता है तो उसकी भी ट्रेनिंग की डिटेल होनी चाहिए। उसकी इंडक्शन क्लासेस होती हैं। इंडक्शन ज़रूरी है कोई भी नए स्टाफ के लिए, तभी पता चलेगा कि भाई ये क्या प्रोसेस है हमारे हॉस्पिटल की, एडमिशन की और रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, कि कितने पेशेंट सबसे पहले से ओपीडी में दिखाने आया है, तो डिफाइन हो हमारी एसओपी के अंदर, हमारी पॉलिसी में, कि पेशेंट आएगा तो कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ वो पेमेंट जमा करेगा और कैसे वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर के पास से जाके कैसे डिसाइड होगा कि वो आईपी में इन पेशेंट डिपार्टमेंट में कन्वर्ट होगा या हॉस्पिटल से बाहर जाएगा। तो ये था हमारा उसमें सेकंड जो हमारा स्टैंडर्ड है कि आपके पास में एक डिफाइंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए और जो आपके स्टाफ को पता भी हो कि वो है क्या। ठीक है, नंबर 3 है इसका AAC3, देयर इज एन एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर इन एंड आउट और रेफरल ऑफ पेशेंट। अब इसमें यह है कि हमारे पास में जब पेशेंट एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद में अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, चाहे इन हाउस ट्रांसफरिंग हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, कि हमको कहीं बाहर भेजना हो, पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजना है या किसी डायग्नोस्टिक के लिए भेजना है, तो वो क्या मैकेनिज्म है ट्रांसफ़र का हमारा, तो उसके लिए हमको बनानी पड़ती है एक ट्रांसफ़र और रेफरल पॉलिसी और हमारे स्टाफ को उसकी ट्रेनिंग भी देना पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए चाहिए हमको कि ये डॉक्यूमेंटेड हो और रिकॉर्ड प्रॉपर हो। अब जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए आपके पास में एक ट्रांसफ़र फॉर्म हो। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफ़र अगर कर रहे हैं तो पूरा स्टाफ को पता हो कि क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे ट्रांसफ़र के टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंट के वाइटल्स हो गए, पेशेंट कंप्लीट या जो स्टाफ है वो अगर कहीं वार्ड में भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो कौन उसको छोड़ने जाएगा, कौन वहाँ रिसीव करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किन डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखा जाएगा। पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है, हमारा ओपीडी सेक्शन जो है वो अवेयर हो। तो जो भी टीम वहाँ होती है वो टीम वर्क हमारा प्रॉपर होना चाहिए और टीम वालों को पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब पेशेंट अगर हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है तो पेशेंट के पास में एक ट्रांसफ़र फॉर्म हमारा होता है जिसमें पेशेंट की कंडीशन लिखी हो, फाइल के ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस टाइम पे उसकी कंडीशन क्या थी। ठीक है, हम पेशेंट को अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग के ड्यूरेशन में हैंडओवर लेना भी कंपलसरी होता है। प्रॉपर तरीके से हैंडओवर लिया जाए कि पेशेंट को जब हैंडओवर लिया था तो किस कंडीशन में लिया था और किसने लिया था। ये है हमारा ट्रांसफ़र का कि आप एक ट्रांसफ़र की और रेफरल की पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से आपका पेशेंट जो है वो मूव करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। नंबर 4 है इसका पेशेंट केयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो एन एस्टेब्लिश इनिशियल असेसमेंट। अब जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो इसके लिए आपको एक इनिशियल असेसमेंट की पॉलिसी बनाना पड़ेगी और आपके स्टाफ को भी उसकी ट्रेनिंग देनी होगी। अब इनिशियल असेसमेंट ओपीडी का होता है अलग, आपका क्या टाइम फ्रेम है वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपका ओपीडी में एक पेशेंट किस टर्नअराउंड टाइम में आके और यहाँ से बाहर चला जाता है। ऐसे इमरजेंसी पेशेंट का है, इमरजेंसी पेशेंट में भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि एक इमरजेंसी पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट आप कितनी देर में करते हैं। ऐसे ही आपका जो इन पेशेंट है, इन पेशेंट का भी आपको एक इनिशियल असेसमेंट बनाना पड़ेगा कि जब पेशेंट आपके यहाँ एडमिट होता है तो उसका ट्रीटमेंट कितनी देर में प्रॉपर शुरू हो जाता है या आप कितनी देर में असेस करते हैं। ठीक है, इन पेशेंट का जो आपका इनिशियल असेसमेंट है बेसिकली वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे आता है पेशेंट केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो अ रेगुलर रीअसेसमेंट।
अब हम पहले इनिशियल असेसमेंट में एक बात करें कि इनिशियल असेसमेंट करने का जो राइट है वो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एमसीआई के अंदर रजिस्टर्ड हों। अगर वो डॉक्टर हैं तो वो एमबीबीएस या एमडी मेडिसिन या कोई भी मास्टर डिग्री हो उनके पास में, एमसीआई के अंदर रजिस्टर्ड हो। नर्सिंग डिपार्टमेंट में नर्स होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो। उन्हीं लोगों को राइट होता है पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करने का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है रीअसेसमेंट। अब रीअसेसमेंट में भी हमको इसकी पॉलिसी बनानी है कि हमारा पेशेंट कितने टाइम ऑफ इंटरवल में रीअसेस होगा। तो उसमें डॉक्टर कितने टाइम पे रीअसेस करेगा, कंसल्टेंट कितने टाइम में रीअसेस करेगा और नर्सिंग स्टाफ कितने टाइम में उसको रीअसेस करेंगे। ठीक है, देन फिर आता है इसका नंबर जो 5 है हमारा, लैबोरेटरी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे हॉस्पिटल में अगर लैबोरेटरी है तो उसकी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इन हाउस जो सर्विसेज हैं उसकी लिस्ट आपको लगानी है और जो आउटसोर्स आपके हैं उनकी लिस्ट आपको उसमें लगानी पड़ती है आपके हॉस्पिटल प्रोमाइसेस में, ताकि एक आम जो पेशेंट है, आम पब्लिक है, उनको पता चले कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस आप अपने यहाँ करते हैं और कौन कौन से आप बाहर करते हैं। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन कि आपकी जो लेबोरेटरी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं वो कितने टाइम बिंग रहती हैं, 24 आवर्स अवेलेबल है कि नहीं है, या मॉर्निंग टू इवनिंग है। अगर मॉर्निंग टू इवनिंग है तो नाइट का क्या शेड्यूल है वो डिफ़ाइन हो कि इमरजेंसी में है तो इमरजेंसी में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे उनको बुलाया जाएगा, कैसे वो आएंगे और किस तरीके से वो सर्विस केटर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसी में नेक्स्ट हमारा है AAC 7, देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। अब आपको इसके लिए एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बनाना होता है। इसकी एक SOP बनती है जो कि आपके डिपार्टमेंट में रहे, है ना, और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्वालिटी चेक किए जाते हैं। अगला इसमें है देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम। अब आपके जो लेबोरेटरी के लोग जो काम करते हैं, आपके हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे बियर करता है। क्या उनके पास प्रॉपर PPE होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्या वहाँ पर लेबोरेटरी में MSDS की लिस्ट होती है। MSDS मतलब मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। क्या आपका स्टाफ ट्रेंड होता है कि कोई भी अगर स्पिल होता है या कोई भी मटेरियल या हजार्डस मटेरियल स्पिल हो जाए तो उसको कैसे क्लीन किया जाए। तो ये एक पॉलिसी आपको बनाना होती है सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट इसमें है आपका जो क्रिटिकल वैल्यू रिजल्ट्स होते हैं वो डिफाइन हो, डिस्प्ले होना चाहिए लेबोरेटरी में। टर्न अराउंड टाइम कि किस रिपोर्ट को कितना टाइम लग रहा है, चाहे वो आपकी इन हाउस हो या आउटसोर्स हो। ठीक है, फिर आपका होता है क्रिटिकल इंटीमेशन सिस्टम कि आप कैसे जो भी आपकी क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं आप उसको इंटीमेट कैसे करते हो, बताते कैसे हो, तो उसका रिकॉर्ड भी होना कंपलसरी होता है। देन फिर आगे हम आते हैं AAC 9 पर, इमेजिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके हॉस्पिटल में मान के चलते हैं CT है, MRI है, एक्सरे है, तो ये सर्विसेज आपकी प्रोवाइड हो, जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डिस्प्ले होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट की सर्विसेज कितने टाइम बिंग ओपन रहेंगी, कौन कौन सी इमरजेंसी में रहेंगी और उसके अंदर आप कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम फॉर इमेजिंग सर्विसेज। अब जब आप इमेजिंग सर्विसेज पे जाते हैं तो सबसे पहले इसकी ज़रूरी है कि आपको AERB की गाइडलाइन फॉलो करनी है और AERB का सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि विदाउट AERB के गाइडलाइन के आप अपना इमेजिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड रन नहीं कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम फॉर इमेजिंग सर्विसेज। अब क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपको एक पॉलिसी बनानी है इमेजिंग सर्विसेज की।
और उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है आपके स्टाफ को, और उस ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी रखना है। देन है इसका 12th नंबर का, देयर इज़ एन एस्टेब्लिश सेफ्टी प्रोग्राम इन द इमेजिंग सर्विसेज। अब सेफ्टी का इशू आता है कि जो भी आपके जहाँ पर भी इमेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर साइनेजेस प्रॉपर हो। हज़ार्डियस साइनेजेस हो गए, रेडिएशन हज़ार्ड साइनेज हो गए, या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं तो उसके साइनेजेस हों, और वो साइनेजेस भी आपके 12 लैंग्वेज में होना चाहिए। आपका जो स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है उनके पास भी टीएलडी बैचेस, एप्रॉन्स, शील्ड्स, आई शील्ड्स और लेड एप्रॉन्स जो होते हैं, और उनके रेगुलर चेकअप्स भी कंपलसरी है। जो टीएलडी बैचेस आप अपने स्टाफ प्रोवाइड करवाते हैं उन टीएलडी बैचेस की भी रेगुलर रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, और उसका डेटा भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पेशेंट केयर इज़ कंटिन्यूस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। अब इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी पेशेंट हमारे पास में आ रहा है और हम उनको जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो क्लिनिकल हो या नर्सिंग केयर कह सकते हैं, इसके अंदर अगर कोई डॉक्टर अगर पेशेंट की केयर कर रहा है तो डॉक्टर रजिस्टर्ड हो, नर्सिंग स्टाफ भी प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, नहीं तो ये इलीगल माना जाता है कि जिन लोगों को गवर्नमेंट ने जिन काम के लिए ऑथराइज किया हुआ है हम उनके अलावा किसी और से अगर काम करवाते हैं तो वो लीगल नहीं होता है। तो यहाँ यही है कि जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि पेशेंट की डायरेक्ट केयर में हैं, वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगला है इसमें, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डॉक्यूमेंटेड डिस्चार्ज प्रोसेस। अब पेशेंट एडमिट भी हो गया, अब उसको डिस्चार्ज होना है। अब डिस्चार्ज के लिए भी आपको पॉलिसी बनानी है कि हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होना कंपलसरी, जो पेशेंट जा रहे हैं तो हर पेशेंट को डिस्चार्ज समरी देना कंपलसरी है। अब डिस्चार्ज समरी में होना क्या चाहिए, पेशेंट का नाम हो, एक यूनिक आइडेंटिफाइड एक नंबर होता है वो होना चाहिए, पेशेंट का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टाइम ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और कंडीशन ऑन एडमिशन, कंडीशन ऑन डिस्चार्ज इसमें प्रॉपर हो। जो उसको हम मेडिकेशन दे रहे हैं घर पे जब वो जाता है डिस्चार्ज होके, तो जो मेडिसिन उसको चाहिए वो प्रॉपर मैनर में लिखा हो, उसमें एब्रीविएशंस नहीं लिखे हों, प्रॉपर डिफाइन हो, और उसकी रिसीविंग भी, जिसको हम डिस्चार्ज दे रहे हैं समरी, उसको रिसीविंग भी देना कंपलसरी होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिस्चार्ज समरीज में होता है कि एक तो फॉलोअप एडवाइस, कि जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहा है तो वापस कब आए, और जब वो घर पे जा रहा है तो वहाँ किस 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 चीज़ की उसको सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या उसको ऐसी कुछ चीज़ है जो फॉलो करनी है कि जिससे उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो। और इसमें एक है व्हेन एंड हाउ टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर, ये उसमें क्लियरली लिखा हुआ हो कि कब और कैसे उसको अर्जेंट केयर मिल सकती है, ठीक है। तो आज जो था हमारा AAC चैप्टर था, उसके ये स्टैंडर्ड्स थे जिसके अंदर कुछ जो मूलभूत बातें थी वो मैंने आपको बताई। अगर आपको कुछ और जानना हो, कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ में, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और भी अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए हो या किसी और चीज़ के लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें मेरे साथ में। थैंक यू।